नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का रेनबो गुरु परिवार में। करो तैयारी जीत की। और आज है जीके का ऑल इंडिया टेस्ट नंबर 46। जी हाँ दोस्तों, आज हम जीके का 46वां टेस्ट लेने जा रहे हैं जो ऑल इंडिया बेसिस पर होता है। सभी विद्यार्थी जल्दी से तैयार हो जाइए और मैं आप सभी विद्यार्थियों को दीपावली की और गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। ये त्योहार आपके जीवन में बहुत सारी अनंत खुशियाँ लेकर आए और आप सभी अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही चलते रहे और आगे जाकर आप सभी कामयाब बने। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ आज का टेस्ट नंबर 46। सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए। सभी को मेरा नमस्कार और सभी विद्यार्थियों को प्यारी सी गुड इवनिंग। आइए आज की क्लास का सवाल नंबर पहला मैं लगा देता हूं। इनमें से कौन सा इनकम टैक्स से संबंधित नहीं है? आयकर से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? फॉर्म 16, वैट, आईटीआर 5 या धारा 86। पूरे 40 सवालों का ये रोजाना टेस्ट होता है, रात को 8 बजे, 8:30 बजे। ठीक है बच्चे, अभी 2 दिन से छुट्टी थी। हमारे इस ऑल इंडिया जीके के टेस्ट की 2 दिन से दीपावली के त्योहार के लिए 2 दिन की छुट्टी की गई थी। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाता है वीएटी, वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स। इनमें से कौन सा इनकम टैक्स से संबंधित नहीं है? तो वो वैट है, वीएटी वैट। देखिए, 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू की गई थी तब ये खत्म कर दिया गया था, जबकि फॉर्म नंबर 16, आईटीआर 5 और धारा 80C ये सभी इनकम पर जो टैक्स लगता है उससे संबंधित है। याद रखिएगा। आइए सवाल नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी अब जल्दी से जुड़ जाइएगा और बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। ऑल इंडिया टेस्ट नंबर 46 में भारत में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू कर दी गई थी? हाथी परियोजना 1992, 1987, 1994, 1973। हाथी परियोजना शुरू करने का वर्ष बताना है तो 1992। इस सवाल का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1992। आइए आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 3 की ओर। गाड़ियों में मिलावटी ईंधन इस्तेमाल करने से निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है? यानी अगर मिलावटी पेट्रोल या डीजल हम अपनी वाहनों में डालेंगे तो कौन सी चीज अधिक मात्रा में धुएं में पाई जाएगी? ए ऑप्शन हाइड्रोकार्बन, मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बताइए, केवल एक, एक, दो और तीन, दो और तीन या एक और दो? मिलावटी ईंधन यूज करने पर कौन सी चीज अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है? बताइए जल्दी से। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, सबसे जहरीला होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। सभी विद्यार्थी याद रखिए और डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। पिछली क्लासों में हमने बताया था कि प्रकृति का सबसे कमजोर बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने बताया था ना, प्रकृति में सबसे कमजोर बॉन्ड होता है बच्चा हाइड्रोजन बॉन्ड। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, श्रमिक संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद, वन्य पशु पक्षियों की सुरक्षा या फिर बीमा? बताइए जल्दी से, कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? एक क्लास आपकी जितने भी आपके विषय हैं संघ सूची के, राज्य सूची के और समवर्ती सूची के, मैं बहुत जल्द एक ऑल इंडिया टेस्ट लेकर आने वाला हूं जिसमें ज्यादातर सारे के सारे विषय मैं कवर कर लूंगा जो इंपॉर्टेंट है। हालांकि उस क्लास में 50 सवाल रखेंगे। चलिए, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर बीमा हो जाएगा। सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, बीमा संघ सूची का विषय है। सभी विद्यार्थी इसको ना भूले,
बीमा संघ सूची का विषय है। आइए सवाल नंबर 5 की ओर। गन्ना उपज प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा किस भारतीय राज्य में है? गन्ना उपज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए, देखो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, तो प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा गन्ना भारत के किस राज्य में उगता है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, तमिलनाडु। बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में दक्षिणी भारत जो हिस्सा है, यानी दक्षिण में, साउथ में जो हिस्सा है, यानी कि तमिलनाडु, वहां पर काली मिट्टी होती है बहुत ज्यादा, और काली मिट्टी में पानी की अधिकता होने के कारण यहाँ का गन्ना बहुत ज्यादा रस भरा होता है, बहुत मीठा होता है। तो तमिलनाडु इस सवाल का करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। आइए सवाल नंबर 6 की ओर हम आते हैं आगे। भारत सरकार के बजट के संदर्भ में कौन सा सही है? भारत सरकार के बजट के संदर्भ में कौन सा सही है? देखो, लोकसभा में बजट पर बहस 2 चरणों में होती है। बी ऑप्शन, लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। दोनों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। लोकसभा में बजट पर जो बहस होती है वो 2 चरणों में होती है, और बी ऑप्शन कहता है कि लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण जब खत्म हो जाता है तो समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है? ए और बी दोनों गलत है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, या दोनों सही है? सभी विद्यार्थियों का मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जल्दी से क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक हमारा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बजट को लेकर, ए और बी दोनों सही है। आइए सवाल नंबर 7 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? अनुच्छेद 112, 113, 114 और 115। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी विद्यार्थी इसको हमेशा तैयार रखिएगा। तो किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया? तो अनुच्छेद 112, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आइए सवाल नंबर 8 की ओर। कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के लेकर आया हूं। भारतीय संविधान की ओरिजिनल यानी कि मूल हस्तलिखित प्रतिलिपियां कहां रखी गई है? भारतीय संविधान को किस व्यक्ति ने अपने हाथों से लिखा था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा विद्यार्थी इस सवाल का करेक्ट आंसर दे सकता है। भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था? चलिए, तो 8वां सवाल का तब तक मैं आपको आंसर बता देता हूं। जो भारतीय संविधान की मूल कॉपी है, ओरिजिनल प्रतिलिपियां हैं, वो संसद के पुस्तकालय में रखी गई है। संसद के पुस्तकालय में रखी गई है, सभी याद रखिएगा। और भारतीय संविधान को नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा है। ठीक है बच्चा, नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा है। सवाल नंबर 9 क्या कहता है? देखो, सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और एक बार फिर से सभी को मैं दीपावली की, गोवर्धन की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सभी को। तो चलिएगा सवाल नंबर 9 की ओर। भूजल में कौन सा खनिज संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? भूजल में कौन से खनिज संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? मैग्नीशियम, मैग्नीज, नाइट्रेट, पोटेशियम। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट की कमी के कारण। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है बच्चे। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट के कारण, कमी के कारण नहीं। नाइट्रेट अगर अधिक हो जाता है तो उसके कारण हो जाता है। सवाल नंबर 10 की ओर आते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1974,
1965, 1950, 1993। बताइए, मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सन बताइए, किस विद्यार्थी को याद है? और दिल्ली पुलिस की परीक्षाओं के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। थोड़े से दिन में एनआर रीजन के भी डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, यानी डी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों का बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 11 की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस हाईकोर्ट के या किस न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है? बताओ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, चेन्नई हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट या उड़ीसा हाईकोर्ट? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है? सवाल नंबर 11। तो सभी विद्यार्थी ये बात याद रखिएगा कि कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत ये आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 12। अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल आपने सुना ही होगा। कालाहारी रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? अफ्रीका का कालाहारी शीत शरद ऋतु, उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध या शीत तटवर्ती? अफ्रीका का कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंध है। उपोष्ण कटिबंध है, सभी याद रखिएगा, उपोष्ण कटिबंध है। आइए सवाल नंबर 13 की ओर। दाए भाग ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दाए भाग ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट, विष्णु शर्मा, जीमूत वाहन या वृंद? दाए भाग ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर लगे हुए हैं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट, विष्णु शर्मा, जीमूत वाहन या वृंद? तो बिल्कुल सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जीमूत वाहन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 14 की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की रानी किसे कहा जाता है? बताइए, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, इसकी रानी किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू, मैडम भिकाजी कामा, सुचेता कृपलानी या अरुणा आसफ अली? जल्दी जल्दी से बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की रानी किसे कहते हैं? सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। जल्दी से सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिया करो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। आइए सवाल नंबर 15। सिलिकोसिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? सिलिकोसिस बताइए, सिलिकोसिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? त्वचा, आंख, दिल या फेफड़े? त्वचा, आंख, दिल, फेफड़े? त्वचा, आंख, दिल या फिर फेफड़े? चलिए, तो बिल्कुल फेफड़ों से संबंधित है। डी ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने बताया बिल्कुल सही है, फेफड़ों से संबंधित है ये बीमारी, सिलिकोसिस फेफड़ों से संबंधित है। आइए सवाल नंबर 16 की ओर। किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है? किसे वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? घटप्रभा, कुमारकोम, पुलिकट झील या वेदनथंगल पक्षी अभ्यारण्य? चार ऑप्शन है, जल्दी बताइए। वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य, वेम्बनाड। वेम्बनाड के रूप में कुमारकोम को जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। याद रखिएगा, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। आइए सवाल नंबर 17। कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सी लिस्ट है, कौन सी लिस्ट में आता है? कौन सा विषय स्टेट लिस्ट में आता है? बताइए। बीमा,
तो अभी बताया था संघ सूची का विषय है, धीरे धीरे सब हो जाएंगे। वन्य पशु पक्षियों की सुरक्षा, पथकर, पथकर यानी रोड टैक्स, और D1 कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो आपका रोड टैक्स होता है, पथ कर जो होता है, वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत ही तो आता है। पथ कर इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 18, किस हार्मोन की कमी से बच्चों में बोनापन हो जाता है? जो छोटे रह जाते हैं हाइट में, 4 फुट के या 2.5 फुट के या 3 फुट के, तो किस हार्मोन की कमी से बोनापन होता है? एपिनेफ्रिन हार्मोन, ल्यूटिनिकारी हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन, किसकी कमी से बोनापन होता है? तो सभी याद रखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बोनापन रोग होता है। इसका चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, थायरोक्सिन हार्मोन। आइए सवाल नंबर 19 की ओर। किस अनुच्छेद के अनुसार अधिकतम 24 घंटे के भीतर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा ही करेगा? 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद। ये किस अनुच्छेद में ऐसा दिया गया? सभी लोग जल्दी से अपना अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए। सभी लोग टाइप करते रहिएगा और क्लास को एंड तक देखिए, पूरे का पूरा टेस्ट दीजिए। क्लास को बिल्कुल आगे पीछे मत करिए। 19वां सवाल अभी चला हुआ है, तो बिल्कुल 19वें सवाल का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 22 आर्टिकल नंबर 22, अनुच्छेद 22 में ऐसा दिया गया। आइए सवाल नंबर 20 की ओर। दृष्टि वैषम्य, ये क्या लिखा हुआ है? दृष्टि वैषम्य यानी एस्टिग्मेटिज्म, ये आंखों में बीमारी होती है। ठीक है बच्चे, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष यानी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया होता है। देखो, जब निकट दृष्टि दोष हो तो कनकेव लेंस लगाते हैं अवतल, दूर दृष्टि दोष हो उत्तल लगाते हैं कन्वेक्स। ऐसे ही दृष्टि वैषम्य यानी एस्टिग्मेटिज्म होता है, इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का यूज होता है? अवतल, उत्तल, अभ्यावतल या बेलनाकार लेंस? बताइए, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? ये आप लोग बताओ जल्दी से। तो बेलनाकार लेंस याद रखिएगा बच्चा। सिलेंड्रिकल लेंस, एस्टिग्मेटिज्म जो आंखों में हो जाता है उनको बेलनाकार लेंस लगाना होता है। आइए सवाल नंबर 21 की ओर। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? प्राचीन समुद्री बंदरगाह नाम है मुजीरिस, किस भारतीय राज्य में स्थित था? केरल, गुजरात, कर्नाटक या तमिलनाडु? मुजीरिस प्राचीन समुद्री बंदरगाह था ये, मुजीरिस। बताइए किस राज्य में था? आप हैं रेनबो गुरु के साथ, करो तैयारी जीत की। तो प्राचीन समुद्री बंदरगाह केरल में स्थित था, याद रखिएगा। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाता है, केरल। आइए सवाल नंबर 22 की ओर। किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था जो नगर निगम के प्रावधानों से युक्त है? 1985 में, 1992 में, 1951 में या 1989 में? जल्दी बताइएगा सही जवाब क्या होगा इस सवाल का। 1992 में क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा 12वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई थी। आइए सवाल नंबर 23 की ओर। ओलेरी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? बताइए। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, कल्चर जिस शब्द के पीछे जुड़ जाता है इसका मतलब वो किसी ना किसी की खेती से संबंधित होता है। जैसे जिस शब्द के पीछे फोबिया लग जाता है यानी वो किसी ना किसी
प्रकार के डर से संबंधित है। देखो डर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पढ़ने का डर, ऊंचाई से डर, अपनी आत्मा से डरना यानी कि परछाई से डरना। तो ओलेरी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? अंगूर, फल, फूल या सब्जियां? याद रखिएगा। सब्जियों से संबंधित होता है ओलेरी कल्चर। देखो ओलेरी से आलू बना सकते हो ना, आलू। याद करने की टेक्निक बता रहा हूं। ओले आलू, ओले का मतलब आलू, आलूरी कल्चर, ओलेरी आलूरी कल्चर। याद रखिएगा, आलू सब्जी होती है, तो ओलेरी कल्चर में किसका उत्पादन होता है बच्चे? होता है सब्जियों का। आइए आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 24 की ओर। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है जो डैश 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 के समृद्ध भंडार के लिए जानी जाती है। बताओ बेलाडीला में ऐसा क्या पाया जाता है? मैग्नीज, तांबा, हेमेटाइट या कोयला? पहले तो सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए, बेलाडीला है कहां पर? तो ये छत्तीसगढ़ में है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। ये सवाल नंबर 24वां अभी चला हुआ है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है और हेमेटाइट यहां पर बहुत मात्रा में पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है मेरे बच्चे, हेमेटाइट। याद रखिएगा, हेमेटाइट इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए सवाल नंबर 25 की ओर। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? 3 महीने, 12 महीने, 1 महीने या 6 महीने? यानी राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए, इस सवाल का उल्टा मतलब भी तो है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो कितने समय के भीतर उसको भरना जरूरी है। उसी दौरान उपराष्ट्रपति उनका कार्य करेंगे। तो सभी जानते होंगे इस सवाल का क्या है इसका सही जवाब। एक एक बच्चा कमेंट करके बता दो इसका। तो 25वें का तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दो, जोर से बोलिए, कमेंट करिए जल्दी फटाफट। सवाल नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा? तो 6 महीने बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी विद्यार्थी। 6 महीने में भरना होता है, यानी तब तक उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे राष्ट्रपति के पद पर। बताइए फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? जो फ्लेमिंगो शहर है वो कहां पर स्थित है? जल्दी बताइए, फ्लेमिंगो शहर कहां पर स्थित है? लद्दाख में, नैनीताल में, कच्छ के रण में या सुंदरबन में? बताइए कहां है फ्लेमिंगो शहर स्थित? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। 26वें सवाल पर हम आ चुके हैं। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? लद्दाख, नैनीताल, कच्छ का रण या सुंदरबन? सभी विद्यार्थी इस सवाल का सही जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 26 क्या कहता है? तो बिल्कुल ये कच्छ के रण में स्थित है, यानी गुजरात में। याद रखिएगा फ्लेमिंगो शहर, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कच्छ के रण में फ्लेमिंगो शहर स्थित है। आइए सवाल नंबर 27 की ओर। भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? बताइए जल्दी से, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं। सवाल नंबर 27, भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के प्रमुख कौन थे? जो भारत के पहले सचिव भी थे, भारत के पहले सचिव भी थे। सिकंदर बख्त, गोविंद नारायण, एन आर पिल्लई या वी आर कृष्णा अय्यर? वी आर कृष्णा अय्यर। भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? सिकंदर बख्त, गोविंद नारायण, एन आर पिल्लई, वी आर कृष्णा अय्यर? बताइए सिविल सेवा के पहले प्रमुख। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, एन आर पिल्लई। 27वें सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है एन आर पिल्लई। याद रखिएगा, एन आर पिल्लई सिविल सेवा के भारत में पहले प्रमुख थे। निम्नलिखित में से किस फल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? देखो विटामिन ई किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? हालांकि सेब में भी होता है, अमरूद में भी होता है, एवोकाडो में भी होता है, अंगूर में भी होता है, लेकिन भरपूर होता है किसमें? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। जल्दी से अपना सही जवाब कमेंट करके मुझे बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
डेली रात 8:30 बजे हमारे चैनल पर ये ऑल इंडिया का जीके टेस्ट होता है, जो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी साबित होता है। आप सभी विद्यार्थी पीछे के सभी जीके के टेस्ट दे दीजिए। यूपीएसआई की वैकेंसी भी आ चुकी है। सभी विद्यार्थी डेली टेस्ट दिया करो। बहुत जल्द मैं आपके लिए संविधान की क्लासें भी लेकर आऊंगा और मूल विधि आईपीसी सीआरपीसी का भी अध्ययन मैं आपको यहां पर कराऊंगा। तो विटामिन ई एवोकाडो में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, एवोकाडो। चलिए सवाल नंबर 29 की ओर हम आते हैं। भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों को आ रही समस्याओं को संबोधित करने कहां पहुंचे थे? यूपीएसआई का आया हुआ सवाल है, जल्दी बताइए। भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे भूमिहीन हरिजन जो थे, जो हरिजन लोग थे हमारे भाई, हरिजन भाई लोग जो थे, उनको उनके पास भूमि नहीं थी, तो भूमिहीन हरिजनों को जो समस्या आ रही थी, उस समस्या को संबोधित करने कहां गए थे, कहां पहुंचे थे? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना या मध्य प्रदेश? जल्दी से बताइए सवाल नंबर 29 का क्या सही जवाब होगा? सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, तेलंगाना। कहां पहुंचे थे? तेलंगाना पहुंचे थे। याद रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है वर्तमान में, जो तेलंगाना है। चलिए, पहले तो ये आंध्र प्रदेश में ही था ना। आ गया ये सवाल नंबर 30 की ओर। आयकर अधिनियम, जो इनकम टैक्स एक्ट है, याद रखिएगा 1961 में आया था। एक सवाल यहीं से तैयार हो जाता है। इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट, इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के अंतर्गत अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर, सुपर सीनियर सिटीजन, एक तो होता है सीनियर सिटीजन, एक होता है आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत सुपर सीनियर सिटीजन के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किस आयु, कितनी आयु होनी चाहिए बताओ? कौन, कितनी आयु से ऊपर का व्यक्ति सुपर सीनियर सिटीजन कहलाएगा? वैसे तो आप जानते होंगे, सीनियर सिटीजन नॉर्मली 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को कहते हैं। सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को कहते हैं। लेकिन आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल से अधिक आयु के लोगों को कहते हैं। यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 80 साल से ऊपर के लोगों को कहते हैं। आइए सवाल नंबर 31 की ओर। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। काराकोरम श्रेणी जो है, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? गंगा, गिलगित नदी, ब्रह्मपुत्र या सतलुज? एबीसीडी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। काराकोरम श्रेणी की बात हो रही है, और काराकोरम श्रेणी का जो दक्षिणी सीमा है, वो किस भारतीय नदी से बनी हुई है? याद रखिएगा, गिलगित से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जिसने बी बताया बिल्कुल सही है बच्चों आप लोगों का। ऐसे ही आप सभी पढ़ाई करते रहिए, मन से पढ़ाई करिएगा, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो काराकोरम की दक्षिणी सीमा गिलगित नदी से बनी हुई है, याद रखिएगा। आइए सवाल नंबर 32 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? यानी सीधी सी बात है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। देखिए, मौलिक अधिकार दरअसल दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो न्यायालय में परिवर्तनीय है, यानी जिन पर आप कोर्ट में जाकर के दावा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं जिन पर, जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, परिवर्तनीय, परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि अगर आपको वो सरकार नहीं भी दे तो आप सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। उन्हीं को कहते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जो संविधान के भाग 4 क में दिए गए हैं और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है।
51वां अनुच्छेद है ना आपका, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अब आप खुद का एग्जाम्पल ले लो भाई, अगर आपको अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा नहीं बनानी है तो भाई आप उसको भंग भी मत करो। अगर आप नहीं भी बनाना चाहते तो आप उस शांति और सुरक्षा को भंग भी मत करो। तो सरकार ये नहीं कहेगी भाई तुम सारे भारत वाले मिल करके भाई अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाओ। अरे अपना काम करिए आप भाई, जरूरत हो तो बनाओ वरना मत बनाओ। समझ गए ना। चलिए, इन्हीं को कहते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, यानी ये वो मौलिक कर्तव्य है, वो मौलिक अधिकार है, सॉरी, ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य यानी कि सरकार हमें समय समय पर देती है जरूरत के अनुसार। समझ गए। तो बिल्कुल, कौन सा नीति निदेशक तत्व है जो राज्य को, जो जिसमें राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने प्रत्येक नागरिक के पोषण के स्तर को देखे और उनके जीवन के स्तर को आगे बढ़ाए। तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है आर्टिकल नंबर 47, अनुच्छेद 47, 47, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चे। चलिए 47, आइए सवाल नंबर 33 की ओर। जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया, यानी सीधे शब्दों में बात की जाए तो कौन सा इनमें से जानवर है जिसका प्राकृतिक स्थान इनमें से किसी एक का गलत है। जैसे सभी जानते हैं बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि भारतीय गैंडा असम में ही पाया जाता है, तो इसका तो मेल बिल्कुल सही है। बताओ किसका मेल गलत है। हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षावन में, भारतीय गैंडा असम में, बाघ बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में, और शेर हिमालय में। बताओ कौन सा जोड़ा गलत है। बताइए कौन सा जोड़ा गलत है। तो हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षावन में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। भारतीय गैंडा असम में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बाघ बंगाल में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन शेर गुजरात में पाया जाता है, गिर गिर वन अभयारण्य में पाया जाता है, हिमालय में नहीं। शेर की शेर की जो शेर की स्थली है भारत में, वो गुजरात का गिर है, हिमालय गलत है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। आइए सवाल नंबर 34, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। भारत भारती, रंग में भंग, साकेत या प्रिय प्रवास। सभी विद्यार्थी जल्दी से सही जवाब बताइए। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। भारत भारती, रंग में भंग, साकेत या प्रिय प्रवास। कौन सी नहीं है। तो सभी जानते हैं भारत भारती है, रंग में भंग भी मैथिली शरण गुप्त ने लिखी, और प्रिय प्रवास भी शरण गुप्त ने नहीं लिखी। यानी शुरू की तीनों किताबें, तीनों रचना मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, भारत भारती, रंग में भंग और साकेत। जबकि प्रिय प्रवास किसने लिखी है। अयोध्या सिंह हरिओध ने। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना प्रिय प्रवास नहीं है, प्रिय प्रवास को अयोध्या सिंह हरिओध ने लिखा है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 35 की और, बड़ा प्यारा सा सवाल है। अमीर खुसरो का रियल नेम बता दो आज क्या है। जल्दी बताइए, बड़े पटाखे छोड़े तुमने दिवाली पे। बिल्कुल, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। अब्दुल राही, सुदर्शन, शिव प्रसाद या अबुल हसन। जल्दी से बताइए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। अब्दुल राही, सुदर्शन, शिव प्रसाद या अबुल हसन। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से इसका सही जवाब आपको बताना है। सभी विद्यार्थी कमेंट करते रहिए, बिल्कुल आप कमेंट करते रहिए भाई। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम आपको बताना है। देखता हूं कितने लोग जानते हैं अमीर खुसरो का रियल नाम। चलिए मैं बता देता हूं बच्चों, अबुल हसन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट कर लीजिए। अबुल
हसन इस सवाल का बिल्कुल सुपर सवाल का सुपर आंसर हो जाता है, अबुल हसन। चलिए सवाल नंबर 36 की ओर। पंचायती राज प्रणाली जो होती है, कुल कितनी श्रेणी संरचना उसमें होती है? जो पंचायती राज प्रणाली होती है उसमें कुल कितनी श्रेणी की संरचना होती है? 6, 5, 3 या 4? बताइए। पंचायती राज स्तर कितनी चरणों में होता है, कितनी श्रेणियों में होता है? सुना होगा आपने, ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होता है। तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर होता है 3। पंचायती राज प्रणाली के कुल कितनी श्रेणी संरचना बच्चे? 3 है। तीनों के नाम मैं बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ग्राम पंचायत, उससे ऊपर पंचायत समिति, और फिर जिला पंचायत। आइए आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 37 की ओर। भारतीय नौसेना में आपने सुना होगा आईएनएस विक्रमादित्य है, जो विमान वाहक है, विमान वाहक जहाज है पानी का। आईएनएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। और भारतीय नौसेना की सेवा में जो आईएनएस विक्रमादित्य है, वो भारत ने किस देश से खरीदा था? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या रूस? बताइए। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या फिर रूस? जल्दी बताइए, आज का टेस्ट आपका बिल्कुल समाप्त होने वाला है। और टेस्ट के बाद में डेली आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताया करो। डेली अपना सही सही स्कोर मुझे बताया करो, ठीक है बच्चा? और स्कोर के अनुसार डेली पढ़ाई करिए, दिन में रात को डेली टेस्ट दिया करो जीके का। तो भारतीय नौसेना की सेवा में जो आईएनएस विक्रमादित्य है, वो मेरे प्यारे बच्चे रूस से लिया गया था 2013 में। सभी याद रखिएगा, वर्ष 2013 में रूस से लिया गया था, रूस से, रसिया से। आइए सवाल नंबर 38 की ओर। सोम ऋग्वेदिक युग के नर देवता डैश के देवता थे? बताइए। सोम जो थे वो नर देवता थे, वो किस चीज के देवता थे? बताइए। आंधी तूफान के देवता थे सोम, पौधों के देवता थे, युद्ध के देवता थे, या ज्वालामुखी के देवता थे? जो सोम थे वो ऋग्वेदिक काल के नर देवता किसके देवता थे? जल्दी बताइए, सोम किसके देवता थे? जल्दी से बताइएगा, सोम नर देवता किसके देवता थे? तो याद रखिएगा, सोम पौधों के देवता थे। आपको पता ही होगा, सोमरस, सोमरस मदिरा को कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है बच्चा? तो सोम पौधा था, क्या था बच्चे? तो ये पौधों के देवता थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए सवाल नंबर 39 की ओर। ओईसीडी, पहले तो फुल फॉर्म इसकी याद कर लो। ओईसीडी का मतलब होता है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है? ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या वाशिंगटन डीसी? ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या वाशिंगटन डीसी? देखो, ओईसीडी की फुल फॉर्म सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। इसका बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, पेरिस में स्थित है ओईसीडी का मुख्यालय। आइए सवाल नंबर 40 की और हम चलते हैं। वर्ष 1971 में डिजाइन किए गए डैश 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 को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। यानी कि सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? मेलिसा, मोरिस, ट्रोजन हॉर्स या क्रीपर? सभी विद्यार्थी जो दिल्ली पुलिस की परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, अब वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। सभी विद्यार्थी मेहनत करिए, अब दिन रात पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेहनत करने से आज तक कोई नहीं करा, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, याद रखिएगा। मेहनत करने वाले एक दिन जरूर जीतते हैं। तो सभी लोग सारी की सारी जीके के टेस्ट दे लो। जिसने अभी तक पीछे के टेस्ट ना दिए हो ना भाई, डेली अपना 2-2, 3-3 टेस्ट का रिवीजन कर लो, यूट्यूब की स्पीड फास्ट करके। चलिए, तो 1971 में डिजाइन किए गए क्रीपर को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। यानी कि 1971 में जो पहला कंप्यूटर वायरस बना, उसका नाम था क्रीपर। डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। तो बच्चों, यहां पर हमारा 40 प्रश्नों का ऑल इंडिया टेस्ट नंबर 46 खत्म होता है। आज का टेस्ट आपको कैसा लगा?
नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे जरूर बताइएगा। और सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से दीपावली, गोवर्धन पूजा और सभी बहनों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। मेरी तरफ से सभी बहनों को स्पेशल बधाइयां देता हूं मैं। ठीक है बच्चे, तो आप सभी खुश रहिएगा हमेशा के लिए। और आप सभी डेली टेस्ट दिया करो, जरूर 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 दिया करो, क्योंकि इसी से आपका मनोबल बढ़ेगा। और डेली का स्कोर देखा करो अपना, कितना स्कोर आपने आज प्राप्त किया। डेली अपना स्कोर बढ़ाने का प्रयास करिए, जीके पढ़ा करिए दिन में और रात को टेस्ट दिया करिए। तो ठीक है विद्यार्थियों, अब सभी लोगों को मैं गुड नाइट कहता हूं। और जिस बच्चे को कुछ बात कहनी हो तो कमेंट में नीचे टाइप करके मुझे कह सकता है, मैं सभी के कमेंट पढ़ लूंगा। सभी विद्यार्थी जो भी कोई कुछ कहना चाहता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके अपने दिल की इच्छा मुझे जरूर बताया करिए। ठीक है बच्चे, आप सभी लोग कमेंट करिएगा, क्लास को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं हम अपने अगले टेस्ट में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।